दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में लिक्विड अमोनिया ऐसे सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब जब लिक्विड अमोनिया का सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और लिक्विड अमोनिया में केमिकल रिएक्शन किस तरह से होती है, और उसके बाद हम जानेंगे कि लिक्विड अमोनिया को सॉल्वेंट के रूप में यूज करने से क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। मतलब हम लिक्विड अमोनिया को सॉल्वेंट के रूप में यूज करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अमोनिया का इंट्रोडक्शन देता हूँ। लिक्विड अमोनिया इज ए प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर। Firstly, it was used as a solvent by Cady, Franklin and Cross. लिक्विड अमोनिया वाटर की तरह से एक प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। लिक्विड अमोनिया का सॉल्वेंट की तरह से सबसे पहले यूज कैडी, फ्रैंकलिन और क्रॉस ने किया था। ये तो अमोनिया के इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लिक्विड अमोनिया की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप लिक्विड अमोनिया की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है, इट हैज लोअर डाइइलेक्ट्रिक वैल्यू देन वाटर, हेंस पुअर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्वेंट देन वाटर। जो लिक्विड अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया के लिए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वाटर से कम होती है, इसलिए ये वाटर के कंपैरिजन में पुअर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्वेंट होता है। ये तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है, लोअर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड अमोनिया प्रमोट्स ग्रेटर आयनिक मोबिलिटीज। लिक्विड अमोनिया की विस्कोसिटी कम होने की वजह से ये आयनिक मोबिलिटी को प्रमोट करती है। ये इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया आर एबनॉर्मल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, येट इट्स फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन दोज ऑफ वाटर। इट रिक्वायर्स प्रिकॉशन व्हाइल वर्किंग विद इट। अमोनिया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाटर के कंपैरिजन में कम होता है। इसलिए जब हम लिक्विड अमोनिया का सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं तो इसके लिए हमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। अब आइए इसकी आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, थायोसाइनेट एंड साइनाइड्स आर सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। इसका मतलब है कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, थायोसाइनेट और साइनाइड ये सभी लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं। ये इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फ्लोराइड्स, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट्स, कार्बोनेट, फॉस्फेट्स, सल्फाइड्स एंड सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। इसका मतलब है कि फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड ये सभी लिक्विड अमोनिया में इनसॉल्युबल होते हैं। ये इसकी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इट फॉर्म्स मैनी सॉल्वेट ड्यू टू इट्स एबिलिटी ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड आयन डाइपोल लिंकेज। चूँकि लिक्विड अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है जिसको वो डोनेट कर सकता है, तो यही डोनेट करने की एबिलिटी की वजह से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और इसके साथ ही वो आयन डाइपोल लिंकेज का फॉर्मेशन भी करता है। ये तो लिक्विड अमोनिया की छठी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हो गया। अब आइए इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिक्विड अमोनिया की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सॉल्युबिलिटीज ऑफ कोवलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिक्विड अमोनिया आर कंसिडरेबली हायर देन इन वाटर। कोवलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड अमोनिया में वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। ये इसकी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेसिफिक हीट ऑफ अमोनिया इज हायर देन दैट ऑफ वाटर। अमोनिया की स्पेसिफिक हीट वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ये इसकी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इट पोजेसेस अनयूजुअल हाई थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अमोनिया के लिए थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट हैज हाई क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर ये दोनों ज़्यादा होता है। ये इसकी 10th कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड अमोनिया इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। ये इसकी 11 कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज एन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि लिक्विड अमोनिया एक आयनाइजिंग सॉल्वेंट होता है। ये सेल्फ आयनाइज होता है और ये अपने आयनों में टूट जाता है। तो ये तो लिक्विड अमोनिया को सॉल्वेंट के रूप में यूज करने की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं।
अब हम लिक्विड अमोनिया के ऑटो आयनाइजेशन के बारे में जानेंगे कि अमोनिया किस तरह से ऑटो आयनाइज होता है। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप अमोनिया और वाटर के ऑटो आयनाइजेशन को देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर वाटर की बात करें तो यहाँ पर वाटर के दो मॉलिक्यूल सेल्फ आयनाइज हो करके H3O+ और OH- मतलब हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर अमोनिया की बात करें तो यहाँ पर अमोनिया के दो मॉलिक्यूल सेल्फ आयनाइज हो करके NH4+ और NH2- का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर NH4+ को अमोनियम आयन और NH2- को एमाइड आयन कहा जाता है। तो अब आइए ये जानते हैं कि अमोनिया और वाटर इनमें से कौन ज़्यादा सेल्फ आयनाइज होता है। आप यहाँ पर वाटर और अमोनिया के आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू को देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर वाटर के आयनिक प्रोडक्ट की बात करें तो वो 1 × 10⁻⁻14 होता है, और अगर हम अमोनिया की बात करें तो वो 1.9 × 10⁻33 होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अमोनिया कम आयनाइज होता है और वाटर ज़्यादा आयनाइज होता है। तो यहाँ पर अमोनिया के आयनिक प्रोडक्ट को देख करके हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अमोनिया का आयनाइजेशन बहुत कम होता है। इस बात का पता हमें इससे भी चलता है कि अमोनिया के लिए कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि द आयनाइजेशन ऑफ अमोनिया इज वेरी स्मॉल एज इज एविडेंट फ्रॉम इज लो कंडक्टेंस एंड ऑल्सो फ्रॉम आयनिक प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि अमोनिया वाटर के कंपेरिजन में कम आयनाइज होता है। तो ये तो अमोनिया के ऑटो आयनाइजेशन के बारे में हो गया। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम ये जानेंगे कि लिक्विड अमोनिया में केमिकल रिएक्शन किस तरह से होती हैं। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारी सबसे पहली रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन। जैसा कि मैंने सॉल्वेंट सिस्टम ऑफ एसिड एंड बेस में बताया था कि जब किसी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है और अगर वो सब्सटेंस उस सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन से बनने वाले कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है तो वो एसिड होता है, और अगर वो सब्सटेंस सॉल्वेंट के एनायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है तो वो बेस होता है। तो अगर हम यहाँ पर वाटर को सॉल्वेंट के रूप में देखें तो यहाँ पर वाटर में जो सब्सटेंस हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा वो एसिड होगा। इसी तरह से अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में जो सब्सटेंस NH4+ की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा तो वो एसिड होगा, और वाटर में जो सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा वो बेस होगा। इसी तरह से अमोनिया में भी जो सब्सटेंस एमाइड आयन मतलब NH2- आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा तो वो बेस होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें कि किसी भी सॉल्वेंट में जो एसिड और बेस होता है तो उस सॉल्वेंट में वो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो अब आइए इसकी रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगर हम यहाँ पर वाटर की बात करें तो वाटर में HCl एक एसिड की तरह से काम करता है क्योंकि ये वाटर में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, और अगर हम यहाँ पर NaOH की बात करें तो ये वाटर में OH- आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, इसलिए ये एक बेस होता है। अगर हम यहाँ पर HCl और NaOH को वाटर में ले लें तो यहाँ पर ये एसिड और ये बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो करके NaCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये वाटर में एसिड बेस रिएक्शन हो गई है। अगर हम यहीं पर लिक्विड अमोनिया की बात करें तो लिक्विड अमोनिया में NH4Cl एक एसिड होता है और NaNH2 एक बेस होता है। तो जब हम इन एसिड और बेस को लिक्विड अमोनिया में लेते हैं तो ये आपस में न्यूट्रलाइज हो करके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये लिक्विड अमोनिया में एसिड बेस रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया है। अब आइए अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। लिक्विड अमोनिया में होने वाली दूसरी रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शंस। जिस तरह से वाटर में रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं उसी तरह से लिक्विड अमोनिया में भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो अब आइए इनके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप लिक्विड अमोनिया में होने वाले 3 रेडॉक्स रिएक्शन को देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पहली रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर सोडियम और अमोनियम ब्रोमाइड आपस में रिएक्शन करके NaBr अमोनिया और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ये रिएक्शन लिक्विड अमोनिया में हो रही है। अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पर NH4Br में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। और अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम 0 से +1 में चेंज हो रहा है और हाइड्रोजन +1 से 0 में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से ये एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गई है। अगर हम यहीं पर दूसरी रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर N2O
और पोटेशियम लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन करके KNH2 KOH और नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट में देखें तो यहाँ पर पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और 0 भी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नाइट्रोजन +1 से -3 या 0 में जा रहा है, मतलब इसका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर पोटेशियम 0 से +1 में जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पर तीसरी रिएक्शन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर CuI और Na आपस में लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्शन करके कॉपर और NaI के फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये तो लिक्विड अमोनिया में होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हो गया। अब आइए अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगली रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ड्यू टू डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज ऑफ वाटर एंड लिक्विड अमोनिया a number of reactions which do not occur in water has been carried out in liquid ammonia। इसका मतलब ये है कि लिक्विड अमोनिया और वाटर की सॉल्युबिलिटी में काफ़ी अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, वो वाटर में सॉल्युबल है लेकिन लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल नहीं है, तो इसीलिए वो वहाँ पर प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वाटर में नहीं होती है वो रिएक्शन लिक्विड अमोनिया में हो जाती है। तो आइए इनकी रिएक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप 4 रिएक्शन को देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन लिथियम नाइट्रेट से लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर LiCl का प्रेसिपिटेट बनता है। और अगर हम यहाँ पर बेरियम नाइट्रेट की रिएक्शन अमोनियम सल्फाइड से लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर बेरियम सल्फाइड मतलब BaS का प्रेसिपिटेट बनता है। और अगर हम यहाँ पर अमोनियम आयोडाइड की रिएक्शन जिंक नाइट्रेट से लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर जिंक आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता है। और अगर हम यहाँ पर अमोनियम ब्रोमाइड की रिएक्शन स्ट्रोंशियम नाइट्रेट से लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर लिक्विड अमोनिया में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। अब आइए अगले टाइप की रिएक्शन की तरफ चलते हैं। लिक्विड अमोनिया में होने वाली अगली टाइप की रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। Some reaction which result in complex formation also occur in liquid ammonia same as water। जिस तरह से वाटर में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन होती हैं उसी तरह से लिक्विड अमोनिया में भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पर आप इस टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जिंक नाइट्रेट की रिएक्शन KNH2 से कराते हैं तो यहाँ पर जिंक एमाइड मतलब ZnNH2 के होल ट्वाइस का फॉर्मेशन होता है। अगर हम यहाँ पर KNH2 को एक्सेस में ले लेते हैं तो यहाँ पर K2ZnNH2 होल 4 का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ पर अमोनो जिंकेट एमाइडो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर लिक्विड अमोनिया में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है। अब आइए अगले टाइप की रिएक्शन की तरफ चलते हैं। लिक्विड अमोनिया में होने वाली अगली टाइप की रिएक्शन है सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। चूंकि यहाँ पर हम लिक्विड अमोनिया में होने वाली रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट अमोनिया है इसलिए इसको अमोनोलिसिस रिएक्शन भी कहा जाता है। तो आइए पहले ये जानते हैं कि सॉल्वोलिसिस रिएक्शन क्या होती है। ये रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पर सॉल्वेंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और सॉल्वेंट के डिवाइड हुए उन पार्ट में से एक पार्ट या दोनों पार्ट सॉल्यूट के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को सॉल्वोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। उस रिएक्शन को आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो अब आइए अमोनिया में सॉल्वोलिसिस रिएक्शन की तरफ चलते हैं। जिस तरह से वाटर में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है उसी तरह से अमोनिया में अमोनोलिसिस रिएक्शन होती है। तो आइए इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर हम यहाँ पर एल्काइली या एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड की बात करें तो जब वो लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करती हैं तो वो अमोनोलाइज हो करके मेटल एमाइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पर MH कोई एल्काइली मेटल का हाइड्राइड है। जब हम इसकी रिएक्शन लिक्विड अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ पर MnH2 मतलब मेटल एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पर दूसरी रिएक्शन है HgCl की। अगर हम यहाँ पर HgCl की रिएक्शन लिक्विड अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ पर ये अमोनोलाइज हो करके HgNH2Cl का फॉर्मेशन करता है। ये तो 2 तरह की अमोनोलिसिस रिएक्शन होती है। अब आइए कुछ और अमोनोलिसिस रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक हैलाइड की रिएक्शन लिक्विड अमोनिया से कराते हैं तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आप उनकी रिएक्शन को भी देख सकते हैं।
यहाँ पर ये कोई ऑर्गेनिक हैलाइड है तो आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो अमोनिया की अमोनोलिसिस रिएक्शन के बारे में हो गया। अब आइए अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगले टाइप की रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएट्स। जिस तरह से वाटर बहुत से इनऑर्गेनिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है जिनको हाइड्रेट कहा जाता है, उसी तरह से अमोनिया भी बहुत से इनऑर्गेनिक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है जिनको अमोनिएट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ अमोनिएट्स के एग्जाम्पल को देख सकते हैं। यहाँ पर पहला अमोनिएट है Mgi2.6NH3, दूसरा अमोनिएट है NiI2.6NH3 और यहाँ पर तीसरा अमोनिएट है NaI.4NH3। तो ये तो अमोनिएट्स के फॉर्मेशन की रिएक्शन हो गई है। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अमोनिया की अगले टाइप की रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स। लिक्विड अमोनिया डिजॉल्व एल्काइली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम टू गिव होमोजीनियस ब्लू सॉल्यूशन। ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज ऑफ ब्लू कलर। द मेटल कैन बी रिक्वायर्ड बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट। अगर हम लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन एल्काइली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल से कराते हैं तो वहाँ पर लिक्विड अमोनिया इन मेटल के साथ रिएक्शन करके एक ब्लू कलर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करती है। और अगर हम यहाँ पर मेटल को रिकवर करना चाहें तो हम लिक्विड अमोनिया को इवेपोरेट कर देते हैं और हमें वो मेटल मिल जाती है। यहाँ पर आप उनकी रिएक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पर ये कोई एल्काइली मेटल है M। जब हम इसकी रिएक्शन लिक्विड अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ पर MnH2 और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर ये कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल है M-। जब हम इसकी रिएक्शन लिक्विड अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ पर M-NH2 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन बनता है तो इसका कलर ब्लू होता है। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू क्यों होता है तो इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है तो उस सॉल्यूशन में सॉल्वेटेड मेटल कैटायंस और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्वेटेड मेटल कैटायन और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रहते हैं तो आइए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर M कोई मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके M+ बनाती है और ये M+ अमोनिया के साथ रिएक्शन करके मेटल कैटायन का फॉर्मेशन करती है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन भी अमोनिया के साथ रिएक्शन करके सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन का जो कलर होता है तो वो सॉल्यूशन का कलर इसी सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो ये तो लिक्विड अमोनिया की मेटल के साथ रिएक्शन हो गई है। अब आइए अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। लिक्विड अमोनिया की अगली टाइप की रिएक्शन है एक्सटेंसिव डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। इसका मतलब है कि लिक्विड अमोनिया में कोई वीक एसिड भी ज़्यादा डिसोसिएट होता है। तो इसका रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है लिक्विड अमोनिया एक्सेप्ट प्रोटॉन वेरी रेडली हेंस आयनाइज एसिटिक एसिड। इसका मतलब है कि लिक्विड अमोनिया प्रोटॉन्स को बहुत तेजी से एक्सेप्ट करती है, इसीलिए ये एसिटिक एसिड को भी आयनाइज कर देती है। तो यहाँ पर आप उसके रिएक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिक्विड अमोनिया है और ये एसिटिक एसिड है। जब इनकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर लिक्विड अमोनिया इस एसिटिक एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर NH4+ का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर अमोनिया की प्रोटॉन्स को बहुत तेजी से एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी की वजह से एसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह से बिहेव करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बाय अमोनिया कॉजेज रिएक्शन टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हेंस एसिड आयनाइजेस कंप्लीटली इन लिक्विड अमोनिया सिंस अमोनिया रिड्यूसेस द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लेवलिंग सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है कि लिक्विड अमोनिया में एसिटिक एसिड एक वीक एसिड की तरह से बिहेव ना करके एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह से बिहेव करता है, क्योंकि लिक्विड अमोनिया प्रोटॉन को बहुत तेजी से एक्सेप्ट कर लेता है। और जब लिक्विड अमोनिया प्रोटॉन को बहुत तेजी से एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में और ज़्यादा जाएगी। और ये रिएक्शन जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ पर एसिटिक एसिड उतना ही ज़्यादा आयनाइज होगा, और यहाँ पर एसिटिक एसिड जितना ज़्यादा आयनाइज होगा तो इसका मतलब है कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम यहीं पर लिक्विड अमोनिया की जगह पर वाटर ले लें तो यहाँ पर ये रिएक्शन इतनी फॉरवर्ड नहीं जाएगी। तो इसका मतलब है कि एसिटिक एसिड वाटर में एक वीक एसिड की तरह से बिहेव करता है, लेकिन अगर हम सॉल्वेंट अमोनिया ले लें तो एसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह से बिहेव करता है। तो इसका मतलब है कि लिक्विड अमोनिया एसिड के स्ट्रेंथ के बीच में जो डिफरेंस होता है तो उसको कम कर देता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है
कि अगर हम अमोनिया में एसिटिक एसिड को डालें या सल्फ्यूरिक एसिड को डालें तो वो लगभग बराबर ही आयनाइज होंगे, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया की H+ आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। इसी वजह से अमोनिया सभी एसिड के स्ट्रेंथ के बीच के डिफरेंस को कम कर देता है। या हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया में सभी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग सेम रहती है, इसीलिए अमोनिया को लेवलिंग सॉल्वेंट कहा जाता है। तो इस तरह से ये तो लिक्विड अमोनिया की कुछ रिएक्शन के बारे में हो गया है। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लिक्विड अमोनिया को सॉल्वेंट के रूप में यूज करने के कुछ एडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। तो आइए इनके एडवांटेज की तरफ चलते हैं। लिक्विड अमोनिया को सॉल्वेंट की तरह से यूज करने का फर्स्ट एडवांटेज होता है लिक्विड अमोनिया डिजॉल्व एल्काली मेटल्स। द डिजॉल्व एल्काली मेटल कैन बी रिकवर्ड सिंपली बाय इवेपोरेटिंग द एल्काली अमोनिया सॉल्यूशन। इसका पहला एडवांटेज होता है कि लिक्विड अमोनिया एल्काली मेटल को डिजॉल्व कर लेती है, और अगर हम एल्काली मेटल को रिकवर करना चाहें तो हमें केवल एल्काली मेटल और अमोनिया के सॉल्यूशन को इवेपोरेट करना पड़ता है, जिससे यहाँ पर लिक्विड अमोनिया इवेपोरेट हो जाता है और हमें एल्काली मेटल मिल जाती है। ये इसका पहला एडवांटेज होता है। इसका दूसरा एडवांटेज होता है द एल्काली मेटल सॉल्यूशन आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इवन स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन। एल्काली मेटल और अमोनिया का सॉल्यूशन हाइड्रोजन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये इसका सेकंड एडवांटेज होता है। तो आइए इसके अगले एडवांटेज की तरफ चलते हैं। इसका तीसरा एडवांटेज होता है अमोनियम सॉल्ट डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया फाइंड एप्लीकेशन इन प्रिपरेटिव केमिस्ट्री। दे कैन बी यूज्ड टू प्रेसिपिटेट सल्फाइड्स, हैलाइड्स, सल्फेट एंड एल्कोहलेट्स। इसका मतलब ये है कि लिक्विड अमोनिया में घुले हुए अमोनियम सॉल्ट का यूज प्रिपरेटिव केमिस्ट्री में किया जाता है। इनका यूज हम सल्फाइड, हैलाइड, सल्फेट और एल्कोहलेट को प्रेसिपिटेट करने में करते हैं। तो ये इसका थर्ड एडवांटेज होता है। इसका अगला एडवांटेज होता है द टेंडेंसी फॉर सॉल्वोलिसिस इज लेस इन लिक्विड अमोनिया देन इन वाटर। इसका मतलब ये है कि सॉल्वोलिसिस की जो टेंडेंसी होती है वो लिक्विड अमोनिया में वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। तो इस तरह से ये लिक्विड अमोनिया को सॉल्वेंट के रूप में यूज करने के कुछ एडवांटेज हो गए हैं। अब आइए लिक्विड अमोनिया को सॉल्वेंट के रूप में यूज करने के डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप उसके डिसएडवांटेज को देख सकते हैं। यहाँ पर पहला डिसएडवांटेज है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर इज नेसेसरी with liquid ammonia. This is because the liquid range for liquid ammonia is from -33.4 डिग्री सेल्सियस to -77.7 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लिक्विड अमोनिया का सॉल्वेंट की तरह से यूज करते हैं तो हमें लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए रहता है, क्योंकि लिक्विड अमोनिया की जो रेंज होती है वो -33.4 डिग्री सेल्सियस से -77.7 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज होता है। इसका अगला डिसएडवांटेज होता है लिक्विड अमोनिया इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हेंस ऑल द रिएक्शंस आर कैरीड आउट इन सील्ड ट्यूब्स। इसका मतलब ये है कि लिक्विड अमोनिया का नेचर हाइग्रोस्कोपिक रहता है, मतलब ये अपने आसपास नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए लिक्विड अमोनिया में होने वाली जो रिएक्शंस हैं तो वो सभी सील्ड ट्यूब में कराई जाती हैं। और इसका तीसरा डिसएडवांटेज होता है द यूज ऑफ लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट एंड एज ए रिएक्शन मीडियम रिक्वायर्स स्पेशल टेक्निक। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लिक्विड अमोनिया का सॉल्वेंट की तरह से या रिएक्शन मीडियम की तरह से यूज करते हैं तो हमें वहाँ पर स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये लिक्विड अमोनिया के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में हो गया। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में लिक्विड अमोनिया के बारे में डिस्कस किया। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।